वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मनी या मुद्रा, जो सीबीएसई के बोर्ड के 12th के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान टॉपिक है। ये इसमें नंबर स्कोर करना काफ़ी इजी है और आज हम मुद्रा चैप्टर को अंडर 10 मिनट्स पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, उसको हम मुद्रा बोलते हैं। जैसे भारत में रुपया जो है वह मुद्रा है। इसके बाद इस चैप्टर में है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो मुद्रा के से पहले हम जिस चीज का इस्तेमाल विनिमय के लिए, विनिमय मतलब लेन देन के लिए करते थे, उस सिस्टम को हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें वस्तुओं के बदले हम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे को चावल चाहिए तो चावल के बदले मैं गेहूं दूंगा, और कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में दूसरी वस्तु दूंगा। इसमें हम मनी का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस सिस्टम को बोलते थे हम वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें कुछ कमियां थी, अब हम उन कमियों को पढ़ेंगे। पहली कमी है इसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लीजिए एक व्यक्ति को केले के बदले फिश चाहिए, तो वो अगर उसको ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जिसके पास फिश है और उस व्यक्ति को बनाना ही चाहिए, तो वो आसानी से इस वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करके विनिमय या लेन देन कर सकता है। पर इसमें दो संयोग या दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। पहला संयोग क्या है कि उसको ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसके पास फिश हो, और दूसरा संयोग क्या है कि जिस व्यक्ति के पास फिश है उसको भी उसके बदले में बनाना या केला की रिक्वायरमेंट हो, उसको भी फिश के बदले बनाना चाहिए। तो ये दोहरे संयोग होते हैं कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना जिसको बदले में फिश के बदले में बनाना ही चाहिए। तो इसको बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो पहली समस्या ये है। दूसरी इसके साथ समस्या है कि इसमें मूल्य की कोई सामान्य इकाई नहीं होती, या मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव होता है। मूल्य की सामान्य इकाई का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज की कोई कीमत को बताना है, तो हमारे पास कोई इकाई होनी चाहिए जिसमें हम उस चीज की कीमत को बता पाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कि मान लो एक गाड़ी है, इसकी कीमत है 5 लाख रुपीज। हम रुपीज में तो इसकी कीमत बता सकते हैं, पर वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कोई मुद्रा या कोई नहीं है मनी नहीं है यहाँ पर, तो अब हम इस कार की कीमत को कैसे बताएंगे? इसकी गेहूं के रूप में अलग कीमत होगी कि ये 50 क्विंटल गेहूं के बदले में ये गाड़ी आती है। इसकी सरसों के बदले में अलग कीमत होगी। इसकी बनाना केले के बदले में अलग कीमत होगी। तो ऐसे अलग अलग वस्तु के बदले में इसकी अलग कीमत होगी। तो कोई एक हमारे पास कॉमन यूनिट या कोई सामान्य इकाई नहीं होती है वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य बताने की। तीसरी कमी इसके साथ क्या है? इसमें हमें अपने मूल्य संचय या बचत को इकट्ठा करने में, बचत करने में कठिनाई होती है। कठिनाई क्या होती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे गेहूं है, तो अब हम इसको स्टोर तो नहीं कर सकते। अगर स्टोर कर भी लेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह वस्तु खराब हो जाएगी, या फिर उसमें कमी हो जाएगी, या वो उसकी कीमत वो नहीं रहेगी पुरानी होने के बाद। तो इसमें हमें मूल्य संचय या स्टोरेज ऑफ वैल्यू करने में कठिन होती है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या हस्तांतरण करने में भी हमें डिफिकल्टी आती है। हमें किसी को पेमेंट करनी है, तो इतना सारा सामान, जो भी हमारे पास वस्तु है, उसको अपने पास से उस व्यक्ति के पास तक ले जाने में भी कठिनाई आती है। तो ये हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं। अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे मनी के कार्य, या मनी किस प्रकार से, मुद्रा किस प्रकार से इन समस्याओं को दूर करती है। पहला कार्य है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम। वस्तु के बदले में हम पैसा दे सकते हैं, मुद्रा दे सकते हैं, तो उस रूप में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ये एक मुद्रा का कार्य है। दूसरा है मूल्य की इकाई या यूनिट ऑफ वैल्यू। हम किसी भी चीज का मूल्य मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में, रुपीज में, डॉलर में बता सकते हैं। तो दूसरा कार्य मुद्रा का ये है। तीसरा कार्य क्या है? स्थगित भुगतानों का मान, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब ये है
कि जो हमें पेमेंट फ्यूचर में करनी है, भविष्य में जो हमें पेमेंट करनी है, उसको हम मुद्रा में आसानी से कर सकते हैं। और चौथा अंतिम कार्य है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय मतलब जैसे हमने कमी पड़ी थी कि हम इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में हम बचत नहीं कर सकते वस्तुओं में, क्योंकि वस्तु की कीमत कम हो सकती है, खराब हो सकती है, और भी काफी कठिनाइयां आ सकती हैं। पर मनी में यह करना आसान होता है। हम अपने जो भी हमारी मूल्य है उसका संचय या स्टोर या बचत कर सकते हैं आसानी से। तो ये चार मेन कार्य हैं मुद्रा के। जो ये पहले दो कार्य हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट, इनको हम प्राथमिक कार्य या प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं मनी के। और ये दो बाद वाले कार्य हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, इनको हम सेकेंडरी फंक्शन भी बोलते हैं मनी के। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मुद्रा के रूप या फिर फॉर्म्स ऑफ मनी अलग अलग क्या होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के चार रूप। पहला आदेश मुद्रा, दूसरा न्यास मुद्रा, तीसरा पूर्णकाय मुद्रा और चौथा साख मुद्रा। तो आदेश मुद्रा क्या होती है? जैसा नाम से पता चल रहा है आदेश, तो ये किसी के आदेश पर जारी की जाती है। वो आदेश किसका होता है? सरकार का, मतलब गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से इस मुद्रा को जारी करती है। जैसे भारत में सारे नोट चलते हैं, कॉइन्स चलते हैं, ये सब क्या है? आदेश मुद्रा है। अब न्यास मुद्रा क्या होती है? न्यास मुद्रा किसी के आदेश या ऑर्डर से जारी नहीं की जाती, यह ट्रस्ट से या विश्वास से कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? जैसे बैंक आपको चेक देते हैं, तो चेक जो एक्सेप्ट किए जाते हैं उसमें मेन फैक्टर रहता है विश्वास या ट्रस्ट का। तो इस टाइप की मुद्रा को, इस टाइप की मनी को न्यास मुद्रा बोलते हैं। इसके बाद आता है फुल बॉडीड मनी या पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा में क्या होता है? जिसका मुद्रा का मूल्य उसकी वस्तु के मूल्य के बराबर होता है। मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश राज में चांदी के सिक्के होते थे। किसके सिक्के होते थे? सिल्वर, चांदी के। तो उसमें क्या होता था, जितना उन पे लिखा होता था सिक्के पे, 1 रुपया लिखा है, तो उस सिक्के को बनाने में जो चांदी लगी है वह भी कितने की लगी है? 1 रुपए की। तो इस टाइप की मुद्रा को हम पूर्णकाय या फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। और एक होती है साख मुद्रा, जिसमें उसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से बहुत अधिक होती है। जैसे आज जो चलते हैं नोट या सिक्के, जो नोट चलते हैं उस पर 500 लिखा रहता है, पर उसकी खुद की कीमत, जो कमोडिटी वैल्यू है, वो तो कागज है, तो उसकी कमोडिटी वैल्यू ना के बराबर होती है, पर मनी वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइप की मुद्रा को बोलते हैं हम साख मुद्रा, जिसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी। तो जो ये मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई है, यह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ा होगा, स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक वर्सेस फ्लो का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होते हैं स्टॉक जिनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पर नापते हैं, और फ्लो बिंदु क्या होते हैं जिसको हम एक अंतराल पे, समय के अंतराल पे नापते हैं। तो जो मुद्रा आपूर्ति है वह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसको हम एक समय पर, एक तारीख पे, एक टाइम पर हम इसको नापते हैं। और क्या होता है इसमें? हम क्या नापते हैं? इसमें हम नापते हैं जो भी देश में, किसी भी देश में जनता के पास, लोगों के पास पैसा है, किसी भी प्रकार का जो भी पैसा है, मनी है, जो भी मुद्रा है, उसको हम नापते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। उसको हम बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई उस देश की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर है जनता। जनता के पास जो पैसा है, हम किस किस चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। जो सरकार के पास पैसा है या बैंकों में, बैंकिंग सिस्टम में पैसा है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। यह इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? क्योंकि बैंक और सरकार, ये दोनों सप्लायर ऑफ मनी होते हैं। ये तो खुद ही पैसा बना रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब मुद्रा को मापने के अलग अलग मेजर्स होते हैं। 1977 के बाद
भारत में रिजर्व बैंक ने मेन 4 मेजर्स को बताया है। M1, M2, M3 और M4, ये 4 मेजर्स हैं मनी के। हमारे सिलेबस में सीबीएसई के हिसाब से M1 मेजर ही आपको पढ़ना है केवल। तो M1 मेजर के अंदर 3 चीजें आती हैं, सी, डीडी और ओडी। ये सी क्या है, डीडी क्या है और ओडी क्या है, इसको हम अब विस्तार में पढ़ते हैं। सी का मतलब है जनता के पास करेंसी। सी का मतलब है करेंसी जो जनता के पास है। वो कॉइन्स भी हो सकते हैं, वो नोट भी हो सकते हैं। दूसरा जो डीडी है वो है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में बोलते हैं मांग जमाए। मांग जमाए आखिरकार क्या होती हैं? जो हमने अपना पैसा बैंकों में डाला हुआ है, जो हमने अपना पैसा बैंकों में डाला हुआ है और उसके बदले उस पैसे को हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं चेक के द्वारा। कि हम उस पैसे के बदले चेक दे दें, किसी को पेमेंट हमें करनी हो, तो उस पैसों को या उस जमाव को हम बोलते हैं मांग जमाए। इसके अलावा अलग जमाए भी होती हैं, जैसे टर्म डिपॉजिट होते हैं, कि जैसे हमने कोई एफडी करवा दी है, तो एफडी के बदले हम चेक नहीं दे सकते, उनको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। तो उस टर्म डिपॉजिट को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है इसमें, ओडी, जिसका मतलब है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्या है? अन्य जमाएं। जो रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होती हैं उनको को बोला जाता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो तीसरी चीज ये ऐड होती है M1 में। अब जो ये अदर डिपॉजिट है वह इस M1 का काफी कम हिस्सा होता है। इसके बाद अगला कंसेप्ट है हाई पावर्ड मनी या फिर उच्च शक्ति मुद्रा, जिसको हम एच से डोनेट करते हैं, एच से दिखाते हैं। तो हाई पावर्ड मनी और नॉर्मल मनी में मुद्रा में क्या अंतर होता है? तो इनमें केवल एक चीज का अंतर होता है। नॉर्मल मुद्रा में करेंसी आती है और प्लस डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। हाई पावर्ड मनी, जिसका दूसरा नाम मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी होता है, उसके अंदर करेंसी के साथ डिमांड डिपॉजिट की जगह बैंकों के पास नकदी रिजर्व, कैश रिजर्व विद बैंक आता है। तो ये इन दोनों के बीच में एकमात्र अंतर है हाई पावर्ड मनी और नॉर्मल मनी के बीच में। अब लास्ट टॉपिक छोटा सा एक और बात, कि मुद्रा के स्रोत क्या है, मुद्रा पूर्ति के। भारत में मुद्रा बनाता कौन कौन है? तो 3 जगह बात भारत में मुद्रा बनती है। पहली तो सरकार बनाती है, दूसरी रिजर्व बैंक बनाते हैं और तीसरी कमर्शियल बैंक, जो व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो बनाते हैं। सरकार क्या बनाती है? सिक्के सारे जो भी भारत में चलते हैं वो सरकार बनाती है या जारी करती है। और जो 1 रुपए का नोट है वह भी सरकार जारी करती है। और इसके अलावा जो सारे नोट हैं वो आरबीआई जारी करता है। और बैंक किस प्रकार से करते हैं मुद्रा की पूर्ति? चेक के द्वारा। बैंक चेक देते हैं, उसको भी हम मुद्रा का एक भाग मानते हैं। हमने पढ़ा था ना, न्यास मुद्रा में आता है ये। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में अब हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे।